नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, बंगाल की बहुत दिनों से चर्चा है, लेकिन आज हम बंगाल की इनसाइड स्टोरी और इसकी जियोपॉलिटिक्स, अतीत की जो टेंडेंसी है बंगाल की, उसकी भौगोलिक विशेषता और भविष्य की चुनौतियों पर बात करेंगे। बंधुओं, बंगाल भारत का एक बहुत समृद्ध क्षेत्र है। बंगाल मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ हिमालय की ऊंचाइयाँ भी है और समुद्र की गहराइयाँ भी, और कल्चर की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न बंगाल रहा है। नोबेल पुरस्कार किसी को मिला है तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है, वो स्वामी विवेकानंद की धरती है, वो रामकृष्ण परमहंस की धरती है, चैतन्य की धरती है, श्री अरविंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे श्रेष्ठ लोग दिए हैं। लेकिन बंगाल की जब हम इतिहास में जाते हैं, चूंकि इसकी एक विशेषता है कि एक तरफ समुद्र है, हिमालय है, फिर इधर से मेनलैंड है, तो बहुत युद्धों का सामना बंगाल को नहीं करना पड़ा, और इसलिए एक निश्चिंतता बंगाल में है। हमेशा एक गाफिल स्वभाव, एक ऐसा स्वभाव कि ठीक है, टेकन फॉर इजी जैसे कहा जाए, वो हमेशा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत 920 सालों बाद बंगाली अस्मिता और बंगाली प्रभुत्व और बंगाली कल्चर को लेकर के जागरण का प्रतीक है, जागरण का एक सिंबल है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं मित्रों कि जो पहला तुर्किश इन्वेड हुआ वो बख्तियार खिलजी ने किया, और ये 1202 की बात है। मजे की बात ये बड़ा फेमस है कि बख्तियार खिलजी केवल 18 घुड़सवार को लेकर के गया, और वहाँ पर सेन डायनेस्टी थी, और सेन डायनेस्टी राजा सेन अपने महल में थे, लक्ष्मण सेन, और केवल 18 घुड़सवार के साथ बख्तियार खिलजी ने सीधे महल पर धावा बोला। लोगों को लगा कि ठीक है, तो कोई घुड़सवार है, कोई घोड़ा बेचने वाले हैं, बगैर रेसिस्टेंस के वो महल तक पहुंच गए। और लक्ष्मण सेन इतने गाफिल थे, वो चूंकि जिस स्थान पर उनका महल था वो पवित्र भूमि थी, वो तीर्थ स्थान था, और लक्ष्मण सेन वहां से निकल गए। ये बहुत, इसने जो पूरा तुर्किश जगत है, या उस समय जो इस्लामी सरकार थी दिल्ली में भी, उसने उसे बहुत प्रेरित किया कि केवल 18 घुड़सवार जाकर के सीधे हार्ट ऑफ द बंगाल पर हमला कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार फिर मुझे लगा कि केवल इन्वेड से इतने लोग मुस्लिम नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी जो है वो बंगाल में है। मतलब उस समय की पाकिस्तान में भी इतने नहीं थे जितने बंगाल में थे, क्योंकि जब विभाजन हुआ तो कुल 10 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान को गई, उसमें से 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन केवल पाकिस्तान में, और 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर बंगाल को मिली। मैं जमीन पर बाद में आऊंगा। कुल करके आप देखिए कि तब से मुझे ऐसा लगा कि इतनी बड़ी संख्या में केवल तलवार से तो कन्वर्जन नहीं हुआ होगा। फिर जब मैं गया, मैंने एक बड़ी अच्छी किताब देखी, लैंड ऑफ टू रिवर्स, फ्रॉम महाभारत टू मुजीब, और इस किताब में बड़े विस्तार से बताया गया कि किस तरह लोग कन्वर्ट हुए। तो स्वाभाविक रूप से जब दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में, हरियाणा में इतनी बड़ी संख्या में, या उसके आसपास के एरिया में इतनी बड़ी संख्या में, इतना मुगल काल रहने के बावजूद कन्वर्सन नहीं हुआ, तो बंगाल में कैसे हुआ? तो बंगाल में हम देखते हैं कि वही तरीका, जजिया, फिर जो जातिगत भेदभाव है उसके कारण वहाँ के हिंदू भी तुरंत प्रेरित हुए इस्लाम की तरफ, और वहाँ जो भारतीय चेतना है, भारतीय मेघा है, या हमारे साधु हैं, संत हैं, हमारे धार्मिक इदारे हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और बड़ी संख्या में दरवेश और पीर और औलिया और ये सारे पूरे बंगाल में फैले। केवल इतना नहीं, केवल इसलिए नहीं
लेकिन हाँ, अत्याचार भी हुआ, बड़ी संख्या में अत्याचार के कारण मुसलमान बने, जजिया के कारण मुसलमान बने। भाई अपनी आय का अगर आपको बड़ा हिस्सा केवल इसलिए देना है कि आपको हिंदू रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा, और आपको अपमानित होना है, आपकी महिलाएं असुरक्षित हैं, आपके बच्चे असुरक्षित हैं, चाहे जब उनको उठा लिया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से, और फिर वहाँ समानता है, सम्मान है, इसलिए लोग गए और बड़ी संख्या में गए। लेकिन उनको रोकने का या उनको जागरण करने का काम किसी ने बंगाल के इतिहास में नहीं किया। और यही कारण है कि जब डायरेक्ट एक्शन हुआ, जिन्ना ने कहा कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए और अगर आप नहीं दोगे तो हम सीधी कार्रवाई करेंगे। तो सीधी कार्रवाई क्या थी? सीधी कार्रवाई, सीधा हम तलवार लेकर के निकलेंगे और मारकाट करेंगे। और ये उन्होंने किया। तो ये उन्होंने पंजाब में नहीं किया, जबकि पंजाब में बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी थी, वहां नहीं किया। उन्हें मालूम था कि यहाँ करेंगे तो जवाब मिलेगा, रेसिस्टेंस होगा। उन्होंने सिंध में नहीं किया, उन्होंने कहा कि अब बंगाल में, क्योंकि सबसे गाफिल, सबसे निश्चिंत टाइप का हिंदू अगर कहीं है तो वो बंगाल में उन्हें मिला। और इसलिए एक ही दिन में कलकत्ता हत्याकांड हुआ। और सोहरावर्दी उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरी योजना के साथ मुस्लिम मिलिशिया को हथियार दिए, पुलिस कंट्रोल रूम में खुद बैठे ताकि जा ना सके पुलिस वहाँ रक्षा के लिए, पेट्रोल पंप बंद करा करके पेट्रोल दिए, और ऐसी तमाम जो भी योजना हो सकती थी। और एक ही दिन में करीब 10,000 हिंदू, निहत्थे हिंदू काट दिए गए। फिर उसके बाद कुछ समय बाद, तब भी वहाँ का जो हिंदू है वो जागा नहीं। और कुछ समय बाद फिर नोआखली हत्याकांड हुआ, वहाँ भी बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए, 50,000 से ज़्यादा लोगों का जो है कन्वर्सन हुआ, हजारों बलात्कार हुए। और ये तो केवल आंकड़े हो सकता है, लाखों लोग जो है वो हिंदू से मुसलमान जबरदस्ती बनाए गए उस समय। और ये केवल मैं 46-47 की बात कर रहा हूँ। इसलिए जिन्ना को भी लगता था कि अगर कहीं से हमको प्रतिरोध नहीं मिलेगा तो बंगाल है। अब इसके बाद जब पाकिस्तान बना, तो चूंकि बंगाल एक ऐसा है कि आधा बंगाल इधर आधा बंगाल उधर, नदी बीच में है, तो बहुत मुश्किल है। और हमने बांग्लादेश बनाने में हमारे करीब 10,000 सैनिक मरे, हमारे बहुत अधिक मिलिट्री का नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी पूरे विश्व के इतिहास में 93,000 सैनिकों को बंदी बनाने का काम यदि कहीं इतिहास में दर्ज है तो वो पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत ने और भारतीय सेना ने बंदी बनाए, उन्होंने समर्पण किया। तो कुल करके अब हम वहाँ की जियोपॉलिटिक्स देखें, वो मैं जिस बात को पॉइंट आउट करना चाह रहा था वो देखिए, वहाँ एक तरह की निश्चिंतता वो पहली बार वो जागरण में इस बार चुनाव में दिखी है। लेकिन अब हम चुनौतियां अब आगे हैं, और चुनौतियां यह है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो 1.5 लाख किलोमीटर है, लेकिन वहाँ जो आज की आबादी है, वहाँ की संख्या जो है वो करीब 16 करोड़ है, 17 करोड़ है। और यदि 16-17 करोड़ की आबादी वहाँ है तो 1 किलोमीटर में 1,111 लोग रहते हैं वहाँ, जबकि भारत में केवल 435 लोग रहते हैं। तो कितना जनसंख्या का घनत्व है। वहाँ खनिज नहीं, वहाँ शिक्षा नहीं, वहाँ रोजगार नहीं, कारखाने नहीं, और केवल मछली और चावल के उत्पादन पर देश चल रहा है। और चूंकि पर्यटन स्थल नहीं तो बाहर का पैसा नहीं आ सकता। दूसरा, पूरे विश्व में आज जिस तरह मुसलमानों के प्रति एक तरह का विरोध का भाव है, पूरा यूरोप मुस्लिम जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं या शरणार्थी है उनसे बहुत परेशान है, उनको भगा रहा है अपने यहाँ से। तो बंगाल के लोगों को कहीं कोई लेगा? 57 मुस्लिम देशों में कोई बंगाल के लोगों को लेने की स्थिति में नहीं। और जो 11 केवल संपन्न देश हैं, वो छोटे छोटे देश है, वो भी इनको लेंगे नहीं, क्योंकि इनको बहुत हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। भारत में 2004 में संसद में तत्कालिक गृह मंत्री ने बताया था कि 1 करोड़ 20 लाख घुसपैठिए भारत में हैं। लेकिन 2016 में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने संसद में बताया कि भाई करीब 2 करोड़ घुसपैठिए भारत में है। 2016 से आज 26 है और लगातार आते रहे। ऐसी दृष्टि में मुझे लगता है कि वो यहीं 3-3.5 करोड़ हो गए होंगे। अब 3.5 करोड़ घुसपैठियों को अगर निकालना है तो उसके 2 ही तरीके हैं। एक एनआरसी, मतलब उसकी पहचान भी करना है तो उसके 2 तरीके हैं, 3 है। एक तो एसआईआर जो चल ही रहा है, एक एनआरसी और एक एनपीआर। तो एनआरसी और एनपीआर ही ज़्यादा इफेक्टिव उसमें रहेंगे, क्योंकि एनपीआर का मतलब ये होता है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये 2016 में अपडेट हुआ था, उसके बाद हुआ नहीं। तो
जो भी इस देश में रहता है वो 6 महीने बाद या 6 महीने बाद तक जैसे रहना है, कोई भी विदेशी नागरिक भी, तो उसका उस पॉपुलेशन रजिस्टर में जो नाम दर्ज होना चाहिए। 6 महीने भी अगर कोई रहा है या 6 महीने आया है कोई, उसका नाम उसमें दर्ज होगा। उसमें नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, उसमें दर्ज जो है वही व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अब एनआरसी जब होगी तो उसमें हिस्ट्री देखी जाएगी, 50 साल पहले कहाँ थे, पिताजी कहाँ थे, उनके दादा कहाँ थे, शिक्षा क्या है, ब्लड सैंपल, और ये सारी चीज़ें जो है उसमें ली जाएगी। और उसमें जब ये पकड़ में आए भी, क्योंकि बंगाल और आसाम के तो जो लोग हैं फिर भी जाने लगेंगे, लेकिन पूरे देश में जो फैल गए उनको ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर दूसरा यह भी है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे देश के साथ ये चुनौती आएगी है, क्योंकि 3 करोड़ यदि घुसपैठी है और उनकी पहचान हो जाती है, और प्रतिदिन यदि 20,000 भी जाते हैं, तो उनको वहां पहुंचाने में करीब 5 साल लगेंगे। प्रतिदिन 20,000 जाते हैं। तो अभी भाजपा की सरकार बने, वहां हमने जो पहुंचाने की शुरुआत की है तो केवल 8 साढ़े 8 हजार लोग अभी तक हम पहुंचा पाए। अभी पहचान ज़्यादा होगी। फिर दूसरी बात, एक विरोध बांग्लादेश की सरकार से आया हुआ है, और अब उन्होंने सेना को भी कहा है कि भाई आप इधर मत आने दो, उनके नागरिक है तब भी लेने से वो मना कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो बाढ़ लगी है, उस बाढ़ को तोड़ने के लिए बांग्लादेश की सेना ने वहाँ के लोगों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, और ये भी कहा है कि पैसा मिलेगा आपको, 1 मीटर अगर बाढ़ तोड़ दोगे तो 1 लाख टका मिलेगा। अब ये ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अगर सबसे ज़्यादा गर्म कोई या संघर्ष की कोई गुंजाइश, कोई संभावना यदि बनती है तो बांग्लादेश की सीमा पर बनेगी। इसके पहले भी 16 हमारे सैनिकों को ले जा करके उन्होंने बुरी तरह ब्रूचली मारा था और आंखें फोड़ दी थी, और उन सबको मृत शरीर ला करके भारत को सौंपे थे। तो अभी तक उनको कठोर जवाब पिछली सरकारों ने नहीं दिया, लेकिन इस बार वो देख रहे हैं कि भारतीय सेना सन्नद्ध है, भारतीय सेना जवाब दे रही है। एक बड़ी तो इतना समय तो लगेगा ही इनको। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो बड़ी संख्या में हिंदू रह गए हैं। जब पाकिस्तान बना उस समय 28% हिंदू वहाँ थे, लेकिन आज बमुश्किल 9% बचे हैं। उनका जीवन नारकी है, और बांग्लादेश में जो भी कुछ विकास है वो उन लोगों के कारण है। जिस दिन अब जो जैसे ये अब उन पर अत्याचार उन हिंदुओं पर और ज़्यादा बढ़ेगा, जो अब तक हम देखते आए हैं। और ये हिंदू भी जो मैंने प्रारंभ में कहा कि ये एक तरह के प्रतिक्रिया विहीन और गाफिल रहे हैं, जिसके लिए सही शब्द गाफिल रहना है। तो आप देखिए कि जब रेफरेंडम हुआ, देश का विभाजन हुआ, तो जैसे क्षेत्र जहाँ मिली जुली आबादी थी वहाँ वोटिंग करवाई। तो खुलना, बारिसाल, सिलहट ऐसे क्षेत्र जो हिंदू बहुल थे, केवल जोगेंद्रनाथ मंडल जो कि दलित नेता थे, उनके कहने पर उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया, और आज वहाँ नारकी जीवन जी रहे हैं। आज वहाँ बहुत गर्हित जीवन जी रहे हैं। तो वहाँ 1,20,00,000 जो हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूरा बांग्लादेश जो और बंगाल की जो सीमा है वो बहुत समय तक हमारे लिए अब प्रॉब्लमेटिक रहेगी, बाढ़ लगाने के बाद भी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को वापस भेजना, ये केवल सरकार के प्रयास तो उसमें प्रभावी होंगे ही, लेकिन जनता को भी जागरूक रहने की जरूरत है कि हमारे आसपास कौन इस तरह के व्यक्ति है जो हमारे यहाँ का नहीं लगता, एलियन लगता है। क्योंकि आप देखेंगे कि केवल बांग्लादेशी नहीं बल्कि रोहिंग्या जैसे लोग भी, आप जब म्यांमार ने लाखों रोहिंग्याओं को भगाया अपने यहाँ से, तो वो बांग्लादेश में कैंप लगाए, लेकिन आज बांग्लादेश में एक भी कैंप नहीं है। तो वो कहाँ गए? स्वाभाविक रूप से वो भारत में एंट्री कर गए, यहाँ उनके आधार बन गए। जो विपक्षी सरकारें हैं उन्होंने उनके आधार कार्ड बनाए, उनके कागज बनाए, और वो भारत की आबादी में खो से गए। उनको भी खोजना एक बड़ी चुनौती है। हिंदुओं की रक्षा जो बांग्लादेश में, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे जियो पॉलिटिक्स में वहाँ जो संघर्ष अब आना है और जो संघर्ष आया है, उसमें बहुत ज़्यादा सावधान हिंदुओं को भी रहना होगा, और समाधान कहीं ना कहीं इस दिशा में भी बढ़ना चाहिए, या
इस पर विचार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान में अपनी किताब में किया था कि भाई ये जो तबादला आबादी के बगैर हमारा जो विभाजन है उसका कोई मतलब नहीं है। 50 साल बाद फिर वही समस्या आ जाएगी जो आज मतलब सन 1947 में थी। और हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर सही थे और उधर के हिंदू जो कि उनको ऐसा लगता नहीं था कि नहीं उनको नहीं, मुसलमान तो हमारे भाई हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारे विकास में सहयोगी होंगे, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन उनको धोखा मिला। तो तबादला आबादी उन 1,20,00,000 लोगों को भी जो मतलब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने सीएए लागू किया कि कोई भी हिंदू विश्व में कहीं प्रताड़ित होगा तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उन 1,20,00,000 लोगों को यदि बांग्लादेश से ऐसी भी कोई स्थिति बनती है कि वो बांग्लादेश के शरणार्थी ले, बांग्लादेश के जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो घुसपैठी हैं, उनको वापस ले और उनकी सुरक्षा का भी कोई प्रयास हो, तो बांग्लादेश की सीमा में से ही कुछ जिले उन हिंदुओं को भी हिंदुओं के लिए निकालने की जरूरत है, ताकि उनकी भी सुरक्षा हो सके। चाहे वो एक विशेष टेरिटरी हो जाए जो भारत की सुरक्षा में हो, तो खुलना, बारिशाल और जो सिलहट का क्षेत्र है या जो चकमा पहाड़ियाँ हैं, उस एरिया को बांग्लादेश से लेकर के वहाँ हिंदुओं को बसाना चाहिए और यहाँ से जो जाते हैं उनको उस तरफ बसा करके एक बफर स्टेट हमें बनाना चाहिए और इस दिशा में निश्चित रूप से बढ़ने की जरूरत है। दूसरा ये कि जिस दिन वहां से पूरे हिंदू निकल जाएंगे, बांग्लादेश सबसे ज्यादा नर्क देश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, वहाँ मुल्ला मौलवियों का इतना प्रभाव है, वहाँ कोई दूसरा विचार पनप नहीं सकता। ऐसी स्थिति में वो एक जीवित नर्क, इसी धरती पर नर्क जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसके एक तरफ समुद्र है, तीनों तरफ भारत है, तो वो कहीं जा नहीं सकते, भाग नहीं सकते और वो एक तरह का एक बड़ी नारकी जीवन जीने जैसी ये नागरिकों के लिए बनाने वाले एक बड़ा क्षेत्र भर हो जाएगा। तो बांग्लादेश को भी सोचने की जरूरत है कि हम आधुनिक मूल्यों के साथ चलें या फिर अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ। देशवासियों को भी और हम सबको भी इस दिशा में विचार करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल की सीमा लंबे समय तक हमारा ध्यान खींचती रहेगी जब तक कि वो सुरक्षित ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।